नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के बीच रूस और अमेरिका में ही जंग के हालात बन रहे थे, लेकिन अब अमेरिका ने रूस के आगे सरेंडर कर दिया है। अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए वार्ता से लेकर धमकी तक कई कोशिशें की, लेकिन तमाम पैतरों के फेल हो जाने के बाद अब अमेरिका ने भी हार मान ली है और युद्ध विराम के लिए रूस की शर्तों के आगे झुक गया है। अमेरिका और रूस एक टेबल पर आने वाले हैं। बैठक की तारीख भी तय हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब खत्म हो जाएगी रूस यूक्रेन की जंग? क्या है अमेरिका का प्लान? क्या रूस के आगे अमेरिका ने वाकई में कर दिया है सरेंडर? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अजरबैजान आर्मेनिया ने खत्म की 35 साल पुरानी दुश्मनी। अमेरिका की मध्यस्थता में समझौते पर हुए हस्ताक्षर। दोनों देशों ने कहा ट्रंप को दिया जाए नोबेल। अमेरिका या किसी भी देश की मध्यस्थता का करेंगे स्वागत। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर का राग। हिंदुस्तान के साथ बढ़ेगा तनाव। बांग्लादेश को अमेरिका का गुलाम बना चुके हैं मोहम्मद यूनुस। अमेरिकी राजनयिक व्हाट्सएप पर दे रहे सरकार को आदेश। बड़ा खुलासा आया सामने। और चलते चलते में देखेंगे ब्रह्मांड में मिला इतना बड़ा ब्लैक होल जो आकाश गंगा को भी निकल जाए। साइंस की दुनिया में भूचाल। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजरायल को बड़ा झटका। पीएम नेतन्याहू के गजा कब्जाने के प्लान से भड़का दोस्त जर्मनी। हथियारों की सप्लाई रोकी। यूएन चीफ गुटेरेस की चेतावनी, बड़े पैमाने पर मौत और तबाही होगी। गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे भारतीय पीएम मोदी। चीन बोला प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। एससीओ समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। बढ़ते विरोध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ के फैसले का किया बचाव। बोले अगर टैरिफ हटाया गया तो अमेरिका में आएगी 1929 जैसी महामंदी। अमेरिका के दबाव में लेबनान गृह युद्ध की तरफ बढ़ा। लेबनान सरकार का आदेश हिजबुल्लाह ने मानने से किया इनकार। कहा हथियार नहीं डालेंगे, बढ़ सकता है टकराव। तो अमेरिका और रूस के बीच बातचीत तय हो गई है और यह भी साफ हो गया है कि बातचीत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्तों पर ही हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले ये दावा कर रहे थे कि पुतिन से वो तभी बात करेंगे जब पहले पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद रूस, अमेरिका और यूक्रेन के प्रमुख एक साथ बैठकर सीजफायर पर सहमति बनाएंगे। लेकिन पुतिन के सख्त रुख के बाद ट्रंप अपने बयान से पलट गए और अब 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप के बीच बैठक तय हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर मेरी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक 15 अगस्त को अमेरिका के महान राज्य अलास्का में होगी। आगे की जानकारी जल्द दी जाएगी। यानी अब पूरी दुनिया की नजरें अलास्का में होने वाली इस बैठक पर टिक गई हैं। ट्रंप ने कहा कि इस बैठक में वो यूक्रेन में जारी जंग पर चर्चा करेंगे। रास्ता मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि शांति समझौता हो सकता है। ट्रंप को समझौते की उम्मीद है और ये उम्मीद क्यों है, इस पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि समझौते के लिए ट्रंप ने पुतिन की सभी शर्तें मान ली हैं। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि यूक्रेन के साथ रूस का सीजफायर पुतिन ही तय कर सकते हैं और पुतिन अगर ट्रंप से बातचीत को तैयार हुए हैं तो साफ है कि बातचीत उन शर्तों पर ही होगी जो पुतिन ने तय की है। हाल ही में ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ मॉस्को में पुतिन से मिले थे। इस दौरान उन्होंने ट्रंप की तरफ से पुतिन को बातचीत के लिए कई ऑफर दिए थे और कहा जा रहा है कि जो समझौता होने की संभावना है उसमें रूस का ही फायदा होने वाला है। ट्रंप ने पुतिन को जो भरोसा दिया है उसमें दोनों देश सीजफायर पर सहमत होंगे, जिससे 3.5 साल से चल रही ये जंग थम सके। जमीनी हकीकत के आधार पर रूस का जो कब्जा है वो बरकरार रहेगा, लेकिन इसे कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी। रूस अपने कब्जे वाली जमीन पर लंबे समय तक बना रहेगा, इसे कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। ये म्याद 99 साल तक की भी हो सकती है। रूसी गैस और तेल के आयात को मंजूरी दे दी जाएगी और किसी भी हाल में नेटो का विस्तार नहीं होगा। अमेरिका पुतिन को इसकी गारंटी देगा। ट्रंप की ओर से दिए गए ऑफर के बाद ही पुतिन बातचीत को तैयार हुए हैं, क्योंकि वो इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। क्योंकि पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि जंग जिस दिन रुकेगी उस दिन रूस का सैनिक जिस जमीन पर होगा वो जमीन रूस के कब्जे वाली मानी जाएगी और ट्रंप ने इस पर मुहर लगा दी है।
इस समझौते का सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेन और जेलेंस्की को होगा, क्योंकि यूक्रेन का तो नक्शा ही बदल जाएगा, जिससे यूक्रेन में जेलेंस्की का विरोध बढ़ सकता है। और साथ ही सीजफायर होने के बाद यूक्रेन में जल्दी ही चुनाव भी कराने होंगे। और यह साफ है कि अगर चुनाव हुए तो जेलेंस्की की कुर्सी जा सकती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध विराम की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ही देश पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं। लगभग 35 साल से दोनों देशों में संघर्ष छिड़ा हुआ है, लेकिन अब ये संघर्ष थम गया है और इसे रुकवाने में अहम भूमिका रही अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में अजरबैजान और आर्मेनिया के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। इस दौरान अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पिशिनियन ने एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य न केवल दशकों पुराने इस संघर्ष को खत्म करना है, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और कूटनीतिक रिश्तों को भी मजबूत करना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साइनिंग सेरेमनी में कहा कि दोनों देशों ने लड़ाई बंद करने, राजनयिक संबंध शुरू करने और एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की प्रतिबद्धता जताई है। 35 साल तक लड़ते रहे, अब दोस्त हैं और लंबे समय तक दोस्त बने रहेंगे। अब बात करें दोनों देशों के बीच विवाद की, तो इस विवाद की जड़ नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है, जो अजरबैजान का हिस्सा होते हुए भी जातीय रूप से आर्मेनियाई आबादी वाला इलाका रहा है। 1980 के दशक के अंत में यह आर्मेनिया के समर्थन से अलग हो गया था, लेकिन 2023 में अजरबैजान ने पूरा नियंत्रण वापस ले लिया, जिसके बाद लगभग 1 लाख जातीय आर्मेनियाई लोग आर्मेनिया चले गए। लेकिन अब दोनों देशों ने स्थायी शांति, आपसी सीमाओं और संप्रभुता का सम्मान और व्यापार और यात्रा के दरवाजों को खोलने का वादा किया है। अमेरिका के लिए भी यह समझौता काफी अहम माना जा रहा है। इस समझौते में दक्षिण काकेशस से होकर जाने वाली एक रणनीतिक ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए अमेरिका को विशेष विकास अधिकार भी मिले हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि इससे ऊर्जा और अन्य संसाधनों के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल प्राइज पाने का सपना भी एक कदम और पास आता नजर आ रहा है। दोनों नेताओं ने ट्रंप की तारीफ करते हुए उन्हें संघर्ष खत्म करने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया है और कहा है कि वे उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करेंगे। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं तो नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिलना चाहिए। लेकिन उन्हें इसके लिए नोबेल मिलेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल दो देश जो 35 साल से लड़ रहे थे, अब दोनों में शांति स्थापित हो गई है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं और दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य मुद्दा रहा है कश्मीर। जम्मू कश्मीर पर शुरुआत से ही पाकिस्तान अपना दावा करता रहा है। दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर 1965 में जंग भी हो चुकी है और अब एक बार फिर जब दोनों देश जंग की तरफ बढ़ने लगे थे तो पाकिस्तान दोबारा कश्मीर का राग अलापने लगा। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका तक उसने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। पाकिस्तान भारत के साथ संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे चुका है, जबकि भारत इससे इनकार करता है और अब वो चाहता है कि अमेरिका कश्मीर का मुद्दा भी हल करवाए। जब पत्रकारों ने कश्मीर मुद्दे में अमेरिका की रुचि के बारे में पूछा तो जवाब में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहां तक कश्मीर मुद्दे के समाधान में अमेरिका की रुचि के बारे में सवाल है तो हम न केवल अमेरिका से बल्कि किसी भी देश से मदद का स्वागत करते हैं जो स्थिति को स्थिर करने और कश्मीर विवाद के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। हम इसका स्वागत करेंगे। पाकिस्तान के इस बयान से हिंदुस्तान के साथ उसके रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दे पर पूरी तरह से उकसाने वाला बयान माना जा रहा है। हिंदुस्तान का कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी बातचीत में किसी भी तीसरे पक्ष की भागीदारी नहीं चाहता। साल 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके तहत कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार किया गया है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान मई में हुए संघर्ष को खत्म करवाने में अमेरिका की भूमिका को भी खारिज करता है, लेकिन उस पर भी पाकिस्तान की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक 36 बार कह चुके हैं कि उन्होंने ये जंग रुकवाई, लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की रिक्वेस्ट पर संघर्ष विराम हुआ। और अब इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान और भारत के बीच कोई संपर्क नहीं था। पाकिस्तान के बयानों से दोनों देशों के रिश्ते और उलझने की आशंका जताई जा रही है। अब देखना होगा कि कश्मीर मुद्दे पर
पाकिस्तान की इस मांग को लेकर हिंदुस्तान क्या प्रतिक्रिया देता है। और अब अगली खबर में बात होगी बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में 1 साल पहले तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना की सरकार को आंदोलनकारियों ने उखाड़ फेंका था और बाद में यह भी साफ हो गया कि इस आंदोलन के पीछे अमेरिका की साजिश थी, जो बांग्लादेश की सरकार पर सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर दबाव बना रहा था। 7 अगस्त को मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का मुख्य सलाहकार बनाया गया। उनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तभी यह साफ हो गया था कि बांग्लादेश में अमेरिका का दखल अब बढ़ने वाला है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ढाका में मौजूद अमेरिकी दूतावास के राजनयिक मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार के प्रमुख सलाहकारों को व्हाट्सएप के जरिए निर्देश भेज रहे हैं, जिसमें सरकार के कामकाज और नीतियों से जुड़े मामलों पर क्या फैसला लेना है, ये सब बताया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि अंतरिम सरकार के सलाहकार अपने अपने मंत्रालयों से जुड़े अमेरिकी निर्देशों को खुशी खुशी मंजूर भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता है कि अगर अमेरिका को इनकार किया तो कुर्सी छीन ली जाएगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस के पद संभालने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में अधिकांश सलाहकार शामिल हैं। सलाहकारों के सीधे मैसेज और अमेरिकी राजनयिकों के जवाब काफी अहम है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने दावा किया है कि इसी ग्रुप पर अमेरिकी दूतावास में काम करने वाली एक महिला राजनयिक ने धमकी भरे अंदाज में सरकार से कहा कि अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो 37% का टैरिफ लगा दिया जाएगा, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से जो निर्देश बांग्लादेश सरकार को दिए गए उन सभी को मोहम्मद यूनुस सरकार ने मंजूरी दे दी। अमेरिकी राजनयिक सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि न्यायपालिका के फैसलों में भी शामिल हो रहे हैं। ढाका में एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने इस साल मई के तीसरे सप्ताह में एक शीर्ष न्यायाधीश से मुलाकात की थी। 28 मई को राजनयिक के दोहा होते हुए अमेरिका की 21 दिवसीय यात्रा पर जाने के कुछ दिनों बाद ही मुख्य न्यायाधीश सैयद रिफात अहमद के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी के एक शीर्ष नेता ATM अजहरुल इस्लाम को रिहा कर दिया। दावा किया जा रहा है कि यह फैसला अमेरिका के दबाव में लिया गया था, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार में बांग्लादेश अब अमेरिका का गुलाम बनने की तरफ बढ़ रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे सबसे भारी ब्लैक होल की। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसा भारी भरकम ब्लैक होल खोजा है जिसने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से करीब 5 अरब प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स दूर मौजूद ये ब्लैक होल अब तक का सबसे भारी ब्लैक होल बन गया है। इसका वजन हमारे सूर्य से 36 अरब गुना ज्यादा है। सोचिए, एक छोटे से पॉइंट में पूरी की पूरी गैलेक्सी का वजन समा गया है। इस ब्लैक होल का पता ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के थॉमस कॉलेट और उनकी टीम ने लगाया है। उन्होंने एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग नाम की खास तकनीक का इस्तेमाल किया। यह तकनीक ब्लैक होल की भारी ग्रेविटी से मुड़ रही रोशनी को देखकर काम करती है। जैसे एक लेंस रोशनी को मोड़ता है, इसी तरह उन्होंने तारों की घूमने की स्पीड को भी मापा, जो ब्लैक होल के वजन पर निर्भर करती है। दोनों ही तरीकों से मिली जानकारी को मिलाकर उन्होंने इस भारी भरकम ब्लैक होल का अब सही माप निकाला। ये ब्लैक होल एक कॉस्मिक हॉर्सशू नामक गैलेक्सी में है। इसका मतलब है कि इस गैलेक्सी ने अपने आसपास की सभी छोटी गैलेक्सी को निगल लिया है और इसी वजह से ये ब्लैक होल इतना बड़ा हो सका है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना विशाल होने के बाद भी ये ब्लैक होल अब निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो चुका है। पहले ये ब्रह्मांड की शुरुआत से ही सब कुछ निगल रहा था, लेकिन अब ये शांत हो गया है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ा सवाल है कि इसे किसने और क्यों रोक दिया। इसके बारे में फिलहाल खोज जारी है। अब इस खोज में और क्या क्या चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है, ये देखना होगा। फिलहाल इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।